Okay, so hello guys. It's been extremely long that हम लोग live session पे मिले हैं and fantastic feeling. And first of all, I really would like to welcome you all on my channel. And मैं थोड़ा सा time लूँगी so that सभी लोग मेरे साथ join कर जाएं. थंबनेल देख के आप सभी लोगों को समझ आ चुका होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में. थेरेप्यूटिक अप्रोचेस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफ़ी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. आई मीन दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट आई वुड से चैप्टर फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों को ये चैप्टर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मुश्किल लगता है. और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ दैट आई एम नॉट रॉन्ग व्हेन आई से दिस. So, good morning, cool things. Hi, how are you? And I hope you're all, I mean, you're keeping well, you're keeping good. सो पर्पस यही है कि अभी से और आज से हम लोग जो है अपनी बोर्ड्स एग्जामिनेशन की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग जाएं. एंड ऑन दैट नोट मैंने शुरू किया है सबसे कठिन चैप्टर से. इवेंचुअली जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं सी यू सी ई टी से जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं जिनकी तैयारी आप अपने बोर्ड्स के लिए नहीं कर रहे हैं, उसको भी कवर अप करूँगी सो दैट यू कैन गेट अ हैंग ऑफ इट एज वेल कि वो चैप्टर्स में क्या है और उनको आप किस तरह से कर सकते हैं. तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आई प्रोवाइड यू विद द कंटेंट, विद द इंफॉर्मेशन, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके. सो दिस इज गोइंग टू बी माय एफर्ट्स. एंड आज भी मैं इसी कोशिश के साथ आगे बढ़ रही हूँ. I'm gonna just take a very quick moment. Just give me a second, guys. All right. Meanwhile, those of you who are watching me, I hope you all are keeping well. And कैसा लग रहा है? I don't know if you're interacting because cool things. I don't think हम लोगों ने पहले कभी chat किया. I think first time I'm seeing you on my live session. आज से पहले तो नहीं मिले हैं. Also मैं जल्दी से information भी दे देती हूँ कि I have an Instagram handle as well where you can follow me, which is @psychology. वहाँ पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, फटाफट से इन केस यू पीपल हैव नॉट टेकन आउट योर साइकोलॉजी बुक, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जा करके आप जल्दी से अपनी साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक को उठा लीजिए, बिकॉज दिस इज व्हाट वी गोइंग टू डू इन दिस होल सेशन टुडे. आज हम लोग जो है ये करेंगे, क्या कहते हैं, चैप्टर की तैयारी करेंगे. Hi ma'am, your trips to practical were amazing. So good to hear that, Malvika, and I'm so glad that it really helped you because this is I mean कोशिश as I always say कि मेरी यही रहती है कि मैं आप सभी लोगों को ऐसा content provide करूँ जो कि meaningful हो or which makes sense. So I'm super happy, Malvika, that it really made a difference. Now it's time for us to buckle up for this thing, uh, for our written examination, and I hope कि हम लोग इस time भी अपनी written examination को भी nail down करने ही वाले हैं. So on that note, हम लोग शुरू करेंगे. अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन. एज आई सेड कि हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में, जो कि सबको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है. राइट, टेल मी इन केस यू फाइंड दिस चैप्टर द मोस्ट डिफिकल्ट. देन आई मीन आई ऑल्सो गेट द मोटिवेशन कि मैं जो करा रही हूँ इट इज़ मेकिंग सेंस. एंड आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपने लाइव सेशंस में इस चैप्टर को लेकर के मैक्सिमम पोर्शन मिनिमम टाइम में वाइंड अप कर सकूँ. I'm really excited for sessions. I've been shortlisted for award for subject topper in psychology. Hopefully, with your tips, I will achieve it. That's amazing. That's amazing. Cooling says that he finds it he finds it very medium. In case this is medium, which one is a tough one for you? Please do let me know that as well. Okay. ओके, तो चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या है उसके बारे में हम लोग एक बारी पहले डिस्कस कर लेते हैं. बिफोर दैट मैं एक बारी फटाफट से आप सभी लोगों के साथ एक राइटिंग का टैब खोल लेती हूँ सो दैट वट एवर आई स्पीक राइट नाउ एज इन फ्रंट ऑफ यू पीपल गेट टू अंडरस्टैंड. गाइज, इसके अंदर सबसे बेसिक और मेजर चीज़ें जो आपको याद रखनी है
वो हैं कि कुछ हमारी जो अप्रोचेस हैं साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। अम, जो मेजर अप्रोचेस है वो है साइकोडायनामिक, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, इन केस यू नो देम प्लीज मुझे बताओ, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। तो ये जो चार अप्रोचेस हैं मेजरली, इन चार अप्रोचेस के बारे में ये इंटायर चैप्टर है। नाउ फॉर यू ऑल, ये जो साइकोडायनामिक है इसका भी ऑलमोस्ट आई वुड से ओनली 10% इज कमिंग, और ये जो 3 सेक्शन है इसका 100% आ रहा है, ठीक है। सो थेराप्यूटिक अप्रोचेस यानी कि वो अप्रोचेस जो कि इस्तेमाल की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। आई होप यू नो कि ये साइकोलॉजी का सिंबल होता है। तो वो टेक्निक्स या वो थेरेपीज जो साइकोलॉजी के लिए ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं वो कौन सी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और हम उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन दिस होल चैप्टर हम यही समझने की कोशिश करते हैं। वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारे पास थेरेपीज हैं, ओके, इसको हम हाउ डू वी यूज इट, ओके। दिस मीन्स कि अगर मैं बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल कर रही हूँ, बीटी, आई एम यूजिंग अ शॉर्ट फॉर्म, अगर हम बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिहेवियरल थेरेपी को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके, या हमारे पास उसके फर्दर और क्या कंपोनेंट्स हैं, right? For example, I'll be components, for example, you know, we have BT के अंदर reinforcement, we have reward, we have so many more other techniques under it. So वो सब कुछ हम लोग इस chapter के अंदर पढ़ते हैं. So this chapter apparently is not tough. In case you find it difficult, that can be a possibility, but on my opinion it is not one of the most difficult chapter, ठीक है. So on that note, I'll open a PDF in front of you so that you all can feel connected with what we are doing, and हम लोग आगे बढ़ते हैं. Stop sharing the screen and I'll share now a textbook with you all, ठीक है. सो थोड़ा सा स्पीड में चलूंगी बिकॉज मुझे चैप्टर के साथ साथ वो भी डिस्कस करना है कि हम किस तरह से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पोर्शन में, बिकॉज आई थिंक दैट्स आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन कि हम लोग ये डिस्कस करें कि सवाल कौन कौन से पूछे जाते हैं. ऑल्सो इन केस यू वॉचिंग मी एंड इन केस अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख करके बताइए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उन सवालों का जवाब दे सकूँ. सो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर. जस्ट अ सेकंड गाइस. या ओके. राइट, सो द फर्स्ट सेक्शन इज द नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि साइकोथेरेपी होता क्या है. साइकोथेरेपी इज बेसिकली, गाइस मैं पूरा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको एक क्रक्स बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आपको ये आइडिया हो कि चैप्टर के अंदर क्या है, ठीक है. क्योंकि क्रक्स बताने लग पूरा चैप्टर लाइन बाइज लाइन कराने लग जाऊंगी तो बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है. सो साइकोथेरेपी का क्या है. साइकोथेरेपी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं. एक वो इंसान जो कि थेरेपी ले रहा होता है, और एक वो इंसान जो थेरेपी दे रहा होता है. नाउ इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता होता है, ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसका एक पार्ट होती हैं. ओके. नाउ जब कोई भी साइकोथेरेपी कंडक्ट करता है तो उसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए वो एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस के अंडर इंडल्ज होता है. वो 99.9% ऑफ द टाइम यही होता है कि हम अपने क्लाइंट को बेहतर महसूस करवा सकें, अपने क्लाइंट को ऐसे स्टेट ऑफ माइंड के अंदर लेकर आ सकें वेयर ही कैन फंक्शन वेल. सो ये जो 10 पॉइंट्स ओवर हियर आपको दे रखे हैं, ये 10 पॉइंट्स वही हैं गाइस. आपको इनको
पढ़ना है और इनको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं. ओके, सो द पॉइंट्स आर कि reinforcing clients resolve the सॉरी रिजॉल्व फॉर अ बेटरमेंट, यानी कि क्लाइंट का बेटरमेंट हो, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी आए, उसकी इमोशनल प्रेशर कम हो जाए, उसकी ग्रोथ हो, वो पॉजिटिव फील करे, बेटर हैबिट्स डेवलप करे, सेल्फ अवेयरनेस आए, कम्युनिकेशन, एंड ऑल ऑफ दीज 10 पॉइंट्स, दीज आर ऑल बेसिकली टुवर्ड्स स्टेटिंग द फैक्ट कि जो हमारा क्लाइंट है वो बेहतर महसूस कर सके इवेंचुअली. Okay, so on that note, the first segment is over, and I'm telling you repeatedly, you can be asked a question from that section. So make sure that you know these 10 points very well. ठीक है, और इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते हैं. अगला आता है कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप. तो ये वाला सेक्शन और द बिगिनिंग वाला सेक्शन ये काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ. इसके अंदर एडिशन ये होगा कि जब भी हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द जो बाय नाउ आई एम वेरी श्योर कि आपके टिप्स पे आ ही चुके होंगे, उनका आपको मेंशन और एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, जो कि होते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एम्पैथी. जब मैं बात करूं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जो कि क्या होता है, वो होता है that you accept your client irrespective of whatever your client has done or is approaching you for. यानी कि you do not judge your client. अगर आपके क्लाइंट ने फॉर एग्जाम्पल अपने घर के अंदर लड़ाई करी है एंड इन दैट क्वारल इज बीटन अप हिज एल्डर सिबलिंग्स, ओके, यू आर नॉट गोना जज योर क्लाइंट कि उसने यार अपने बड़े भाई बहन को मार दिया. ठीक है, रादर आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ. इज माई पेशेंट सफरिंग और engaged in some kind of an anger issues? Is it some kind of a psychological problem? Is it hallucination? Is what exactly is that led to that particular kind of behavior? And आप उसको ट्रीटमेंट करके उसको एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में लाने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज योर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. ओके, बात की जाए कि एम्पैथी क्या होती है. एम्पैथी एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप अपने आप को अपने क्लाइंट की जगह रख करके वो क्या महसूस कर रहा है या वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है उसको महसूस करते हैं. सो दैट्स कॉल्ड एम्पैथी. एंड इस सेक्शन में आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ इज एम्पैथी डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी. सो आई एम सर्टेनली नॉट गेटिंग ऑन टू दैट. अभी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में सबको ही मास्टर हो चुके हैं, तो वो सवाल जो है काफी इररिलेवेंट हो जाता है. इसके बाद हम कुछ टाइप्स ऑफ थेरेपी के ऊपर आते हैं. जब मैं कहती हूँ कि टाइप्स ऑफ थेरेपी गाइस, इसमें कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. यूजुअली मैं जब अपनी इंडिविजुअल लेक्चर्स में क्लास लेती हूँ तो मैं बच्चों को ये एक इस पोर्शन का एक फ्लो चार्ट बनवाती हूँ. फ्लो चार्ट के अंदर लेफ्ट साइड में आप थेरेपीज का नाम लिखते हैं. आप लिखते हैं साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, सभी थेरेपीज का नाम लिखते हैं. सबसे ऊपर आप सवाल लिखते चले जाते हैं, यानी कि ये 1 2 3 4 जो दे रखा है, ये 1 2 3 4 5 6 जो दिए हुए हैं, दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस. और ये एक सवाल को आप अपनी 4 थेरेपीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं. नाउ ये जो 4-5 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं गाइस, दीज आर वेरी ये जो है दिस इज द जिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट द इंटायर चैप्टर. ओके, क्योंकि इनके थ्रू हम पूरे के पूरे लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैं बिहेवियरल थेरेपी की बात करती हूँ. ठीक है, सो द फर्स्ट वन सेज दैट व्हाट इज द कॉज which has led to the problem. So अगर हम behavioral therapy की बात करेंगे तो according to the behavioral therapy the cause will be faulty learnings. Okay, यानी कि you learned those behaviors wrong and that is the reason you're experiencing problems right now. How did you come to, second question, how did the cause come into existence? Because probably it was being reinforced or being rewarded while you were a kid or while you were growing up. That's how you learned it. That's how the cause came into existence. Then what is the chief method of treatment? The behavioral techniques, which is the reinforcement, systematic desensitization. ये सारी जो techniques हैं, these are the techniques which is available in cognitive behavioral therapy. And then what is the nature of therapeutic relationship between the client and the therapist? It is the client who facilitates, the therapist who facilitates, but it's the client whose job is to actually perform. Then what is the chief benefit to the client? That they feel better and they unlearn the faulty behavioral pattern and relearn the ones which are helpful for them. ठीक है,
and the duration of the treatment. Now, this is something which is a very, very individual as well as very subjective content, so we can't really comment. तो इसीलिए यूजुअली मैं ये जो छठा क्वेश्चन है इसको केटर नहीं करती हूँ इन माई क्लासेस, क्योंकि ये बोल देते हैं 10-15 सेशन, बट ये वेरी करता है. ठीक है, so I'm going to tell you all the same thing that it varies. So इस तरह से ये जो 6 क्वेश्चन है उनको फ्लो चार्ट बनता है, बट अभी हम ना करके इसको आने वाले सेक्शन में कर लेते हैं, बिकॉज इट इज द सेम थिंग जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही हम आने वाले सेक्शन में इन डिटेल्स एंड डेप्थ्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इट इज अ बोर्ड क्लास. सो मेरा सजेशन हमेशा सब बच्चों को यही रहता है कि आप कोई भी बॉक्सेस को छोड़ें ना. ओके, क्योंकि यू जस्ट नेवर नो कि यू नो द व्हाट इफ दे जस्ट गिव यू, देन यू वुड बी लॉस्ट एंड यू कांट इवन कंप्लेन, बिकॉज अब तो बोर्ड में आ ही चुका है, आप कुछ कर नहीं सकते हो. ठीक है, सो सजेशन और रिकमेंडेशन यही होता है कि बॉस बॉक्स भी कर लो और उसको भी छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सो स्टेप्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, इसको अगर हम गौर से देखें तो बहुत ही आसान है. जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो ये होता है, जो सब हेडिंग्स होती हैं उनको प्रॉपर इस्तेमाल करें. Okay, since I have few people watching me at the moment, guys, you can write a question in case you want to ask me anything. और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं from the chapter therapeutic approaches. Please go ahead and write your question. I'll continue with the class meanwhile. So ये जो steps हैं इनका आपको सब headings जो है उनको as it is learn कर लेना है, और उसका content सब उसके अंदर जो लिखा है वो आप अपनी लैंग्वेज में explain कर सकते हैं. It does not have to be as it is what is given on the book. Nobody on this earth can cut your marks in the board examination. मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हारी टीचर भी नहीं काटेगी, क्लास के अंदर बैठोगे तो टीचर नंबर काट सकती है. ठीक है, वो कहेगी कि अरे ये तुमने बुक का नहीं लिखा, बिकॉज सर्टनली वो चाहती है कि आप अपना बेस्ट दो, राइट. बट आप जब बोर्ड एग्जाम में जाते हो, सो दे व्हाट दे वांट इज टू actually give more marks to the students. So hence they do not emphasize on rote learning, rather they emphasize upon कि आपकी understanding किस level की है. Okay. I have a question being asked over here. Karthik कह रहा है, hello ma'am, when is your next live session? I cannot really comment it right now, but मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में जल्दी कर लूँगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो as it is हमें जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करना है. So यही मेरी कोशिश रहेगी कार्तिक. So that's it. ठीक है. Alright, so it says that understanding of the problem पहला रहता है, यानी कि आपको पता करना है कि आपका जो पेशेंट है अगर वो डिस्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस कर रहा है या वो परेशान है तो वो क्यों परेशान है, what is leading to that kind of a emotional trouble to your patient. Second, identification of the area to be targeted for the treatment in psychotherapy. So ये बहुत ज़रूरी होता है कि you have to identify कि आप एक कौन सी साइकोथेरेपी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एज आई सेड राइट इन द बिगिनिंग कि हमारे पास 4-5 तरीके की साइकोथेरेपीज होती हैं और हमें चूज करना होता है कि हम उसमें से कौन सी साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करें बेस्ड ऑन आवर पेशेंट. ठीक है, और कौन से एरिया को हमें केटर करना है. सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ प्रॉब्लम्स इंसान की ज़िंदगी में बाय प्रोडक्ट्स होती हैं बिकॉज ऑफ वन इश्यूज. Okay, so you have to identify what's that one issue which is becoming or which is leading to the generation of the rest of the other problems. So this is something that we need to identify as a therapist, and then accordingly plan a treatment. Then the choice of techniques for the treatment, that exactly आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उसको करना होता है. So content certainly आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और वो आगे कर सकते हैं. So art with Gagan is saying hi art with Gagan, I hope you're keeping well. So moving on, आगे बढ़ते हैं. साइकोडायनामिक थेरेपी, जितना मुझे पता है साइकोडायनामिक थेरेपी तो आप लोग के सिलेबस में आ नहीं रहा है इस बारी, करेक्ट? ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है. सो मैम प्लीज आप डेली लाइव वन शॉट ले आए किए करो प्लीज. कोशिश रहेगी यार, कमिट नहीं कर सकती, काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बट आई विल ट्राई. अच्छा, एज फार एज आई नो साइकोडायनामिक पूरा तो आ नहीं रहा है, मतलब मोस्टली कुछ नहीं आ रहा है, बट ऑल यू नीड टू नो इज कि साइकोडायनामिक किसने दी थी. सो साइकोडायनामिक वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड, और साइकोडायनामिक के बेसिक ट्रीटमेंट के मेथड्स क्या थे.
सो उसके जो बेसिक ट्रीटमेंट के मेथड्स थे वो थे फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन। तो वेरी क्विकली इन अ वेरी जेनरिक वर्ड्स एंड लैंग्वेज मैं आप सभी को समझा देती हूँ कि दो तरीके होते क्या हैं। जब हम फ्री एसोसिएशन की बात करते हैं तो फ्री एसोसिएशन एक ऐसा तरीका है जहाँ पर इंसान अपने दिल की बात, अपने मन की बात बिना रोक टोक के, बिना किसी असेसमेंट के, बिना किसी जजमेंट के, बिना खुद के सुपर ईगो या ईगो के एम्पावर हुए बगैर एक्सप्रेस करे, उसको हम फ्री एसोसिएशन कहते हैं। फ्रॉइड ने ये टेक्निक का इजाद किया था एंड ही बिलीव्ड कि इस तरह से ही कैन एंटर द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ द पेशेंट्स। Okay, there was another way he thought कि he can enter the unconscious mind of the patient, which was through dream interpretation. Dream interpretation था कि जो भी patient अपने सपने देखा करते थे, अगले दिन जब वो उठते थे तो फ्रॉइड की एक्सपेक्टेशंस ये होती थी कि वो अपने सपनों को जो है जॉट डाउन करे और उनको लिख के रखे, so that he can analyze those dreams and he can analyze what's in their unconscious mind, because he always believed कि जो सपने हैं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड का एक सिल्क रूट है, क्योंकि जिन चीज़ों को हम कॉन्शियस वर्ल्ड में एक्सप्रेस या वोकलाइज नहीं कर सकते, उनको हम लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करने का तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड हेंस we do it through these mediums. So this was dream interpretation as per Freud. Okay, modality and ये सब transference inside this, everything is not coming, guys. So I'm gonna straight head to behavioral therapy. And आज की क्लास के लिए शायद मैं behavioral therapy आप सभी लोगों के लिए आखिरी रखूंगी, क्योंकि बहुत लंबा लाइव सेशन करके भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो दिस इज़ द रीज़न। I'm just gonna keep it short and crisp. कोई सवाल है तो आप मुझे ज़रूर लिख करके भेजिए, और एज आई ऑलवेज से कि कोशिश रहती है दोस्तों आप सभी लोगों की मदद करने की, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना इन केस यू आर वाचिंग, या इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो। this thing you can follow me on my Instagram handle, which is @unlockpsychology. So मैं इसको एक बार लिख करके पिन कर देती हूँ आप सभी लोगों के लिए। Instagram handle @unlock psychology. Okay, so you can do that, and that's, I mean, you can just be personally connected with me all. So this is the thing that I want. Okay, behavioral therapy. First of all, हमें ये जानना जरूरी है कि behavioral therapy किसने दी थी और क्या आइडिया था behavioral therapy का, या उनकी क्या अप्रोच रही या क्या थॉट रहे। सो behavioral टेक्निक या behavioral therapy या behavioral therapist जो थे वो ये विश्वास करते थे कि इंसान जो है वो जितनी भी प्रॉब्लम्स उसके अंदर हैं, या वो जो भी गलतियां कर रहा है, या उसमें जो भी अच्छाइयाँ हैं या जो भी बुराइयां हैं, ये सभी चीज़ें उसने सीखी है। He has learned from different people and individuals in life. Okay, and they also believe कि अगर किसी ने ये चीज़ें सीखी हैं, सो देर इज ऑल्सो अ वे जहाँ पे वो इन सब चीज़ों को अनलर्न भी कर सकता है, यानी कि दे कैन रिवर्स इट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटे बच्चे ने वाइल ही इज ग्रोइंग अप, बिकॉज ऑफ द होम सर्कमस्टांसेस उसने गाली देना सीख लिया है, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। सो ये सेट कि एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, तो दे सेट कि हम लोग बहुत सारी बिहेवियरल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पनिशमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको बहुत सारी अदर टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग उसकी इस बैड हैबिट्स का, जो कि है अब्यूज लैंग्वेज यूज करना, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं और बच्चे को हम ये सिखा सकते हैं दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट यू सपोज्ड टू डू। और फॉर दैट मैटर मॉडलिंग भी कर सकते हैं ना, मॉडलिंग इज आल्सो समथिंग दैट वर्क्स रियली वेल विद चिल्ड्रन। सो दिस वाज द होल आइडिया अबाउट द बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, सो रेलेवेंट ओनली, ओके, ठीक है। एंड दे ऑल्सो सेट कि जो जितना भी बिहेवियरल पैटर्न है, दे नेवर बिलीव्ड इन गोइंग इन पास्ट। ओके, बट दे सेट कि अगर हमें ये जानना है कि उसने बिहेवियर कहाँ से सीखा है तो हम पास्ट में जा सकते हैं, ओरिजिन कहाँ हुआ है उस फॉल्टी बिहेवियर का तो हम जा सकते हैं, बट ट्रीटमेंट हम पास्ट में जाके नहीं कर सकते। अगर हमें किसी का ट्रीटमेंट करना है तो दे सेट कि उस ट्रीटमेंट को हमें प्रेजेंट में ही करना है। Okay, so the client's application of learning theory principle constitute behavioral therapy. So there has been a lot of behavioral therapy. So
Next comes the method of treatment. Okay. So the method of treatment includes a few things, which is called antecedent factors and मेंटेनिंग फैक्टर, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से द पर्सन इज कंटिन्यूइंग दैट पर्टिकुलर फॉल्टी बिहेवियर. ओके, सो एंटीसीडेंट ऑपरेशंस या एंटीसीडेंट फैक्टर्स थे those which predispose the person to indulge in that behavior. Okay, for example, ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, that's why I'm smoking. ओके, कि ऑफिस में एक और आई नेवर वांटेड टू स्मोक, बट देयर वाज अ पीयर प्रेशर. माय दोस्त दे केम अलोंग एंड दे एक्चुअली पुश्ड मी टू ट्राई इट एट वंस, and that led to trying out how to smoke, or if I can just smoke. So antecedent factor, those causes which predispose the person to indulge in that behavior. ठीक है. Maintaining factor are those factors which led to the persistence of that faulty behavior. So I had learned to smoke from my peer. Now I'm persistent in that faulty behavior because there is pressure in my office, and whenever I smoke, probably I feel very relieved. This may I'm taking up an example जो कि बहुत ज़्यादा relatable है to a lot of people. ठीक है? So this is antecedent factor and maintaining factor, guys. I hope we are all good to go so far. In case you're listening, do tell me if you're all comfortable so far. In case there's any question you want to ask, please go ahead. मुझे अच्छा लगेगा सवालों का सामना करके यार. It's nice to see challenging questions and people asking me. मजा आता है यार. It's nice. ठीक है. आगे बढ़ते हैं without wasting a further moment. Just give me a second. Cognitive therapy we will be doing in the next class. आज की क्लास में मैं cognitive नहीं ले रही हूँ गगन. So in my next class I will be taking cognitive. ठीक है, don't worry. Cognitive भी इसी तरीके से मैं discuss करूँगी. So once the faulty behavior which causes the distress have been identified, a treatment package is chosen. The aim of the treatment is to extinguish and eliminate the faulty behavior and substitute them with the adaptive behavioral pattern. So यही हमेशा से कोशिश की जाती है. So the therapist does this through establishing antecedent operation and consequent operation. Now comes a question for you all. You need to know the difference between antecedent factors and antecedent operations. Important question for your board examination. 1 mark question इससे पूछा जा सकता है. ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, बोल देंगे कि बताओ कि ये एंटीसीडेंट ऑपरेशन है कि ये एंटीसीडेंट फैक्टर है. सो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिक क्वेश्चन है. सो यू नीड टू हैव ऑल योर brains working for this. Coming to the answer, antecedent operations control behavior by changing something that precedes such behavior. So when we say antecedent operations, we are actually looking out for the treatment to that faulty behavior. Okay, so इसके अंदर हम क्या करते हैं? We actually bring in certain changes to remove the faulty behavior. Okay, for example, same example I'll take it which is given in the book. कि एक बच्चा जो है रात का डिनर नहीं ठीक से कर रहा है. ठीक है, क्योंकि वो डिनर ठीक से नहीं कर रहा है. It has been identified कि he is taking such heavy snack at like 6:37ish that he does not feel hungry by 9 o'clock. Okay, so इसके अंदर antecedent operation क्या होगा? Antecedent operation होगा that I will control the behavior by changing something, which means कि मैं उस बच्चे को जो evening time में जो snack है उसकी quantity reduce करूँ. So by reducing the quantity during the evening snack time, he will automatically get hungry at night and will eat. Okay, so this is the antecedent operation I did. So the change can be done by increasing or decreasing the reinforcing value of a particular consequence. This is called establishing operations. For example, this I've already discussed. Now, moving on to the next, which is the consequent operations. Consequent operation is basically once you have achieved your desired response, okay, then you acknowledge the change in the behavior. That's called this thing. Sorry, I forgot. Consequent operation. Okay. For example, the child has now started eating dinner.
So you're gonna acknowledge the child that great, yeah, you're doing a good job, you're finishing your food, this is wonderful. So you appreciate the child. So antecedent operation is the reduction of a food at tea time, and praising the child for the dinner is establishing the response during the dinner is consequent operations. I hope you're good so far. So I have Night Studio saying hi, hi Night Studio. Dear, please cognitive therapy brief में करा दो. I will. As I said, I will. बिहेवियरल थेरेपी स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए यूज होता है. एब्सोल्युटली होता है, हो सकता है. स्ट्रेस डिसऑर्डर तो पहले कोई होते नहीं है, एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं. सो वी नीड टू रेक्टिफाई आवर लैंग्वेज अ बिट. ठीक है, सो ये प्लीज अपनी vocabulary improve karo. As a psychology student for class 12, there are no concept called stress disorders. Now moving on to the next are your behavioral techniques. I'm going to be very swift with this because I know काफी बच्चों को already पता है. Negative reinforcement होता है कि हम लोग it refers to the following: an undesired response with an outcome that is painful and not liked. So, for example, a teacher reprimands a child who shouts in the class. So basically, very simple things. Aversive conditioning की दो चीजों के साथ conditioning हो जाती है. For example, an alcoholic is there. So वो जब जब दारू पिएगा उसको एक physically uneasiness होगी. That's going to create an aversion and he'll get conditioned, and that's called aversive conditioning. Relaxation procedure हम लोग करेंगे. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो बिहेवियर चाहिए उसको इनकरेज करने के लिए बार बार देते हैं. टोकन इकोनॉमी होता है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने अच्छा काम किया, उसको एक टोकन दिया. सेकंड डे काम किया, एक टोकन दिया. थर्ड डे टोकन, फोर्थ डे टोकन. सो एट द एंड ऑफ द डे जब उसके 10 टोकन हो जाएंगे तो वो एक्सचेंज करा सकता है इन विद सम काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड दैट ही वांट्स. सो दैट्स कॉल्ड टोकन इकोनॉमी. देन आता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, जिसका मतलब होता है कि ऐसा बिहेवियर जो अच्छा है उसको रीइंफोर्स करो और ऐसा बिहेवियर जो ठीक नहीं है उसको उसको उस अलग तरह से ट्रीट करो. सो मे बी इट कैन बी punished, maybe that behavior could be negatively reinforced. So whatever is required, basically, that's called differential reinforcement. Then comes your systematic desensitization. Guys, systematic desensitization is one of the most important concept. ये single भी आ सकता है, collaborative question भी आ सकता है. So this question could be asked through any way. So आपको ये make sure करना है that you know this question really well. Systematic desensitization होता है कि धीरे धीरे करके जो भी problems इंसान face कर रहा है, mostly anxiety related issues, which could be fear, phobias, and all of that. ये सभी जो परेशानियां हैं, इन सभी को रिड्यूस करने के लिए हम मोस्टली सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जिस प्रिंसिपल पे ऊपर बेस्ड होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन. ओके, जिसका मतलब है कि दो इक्वली फोर्सफुल वो होंगे, म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस होंगे, एंड इन दोनों में से जो भी फोर्स वीक होगा वो actually हार जाएगा. So when we say two forces, we mean at one end there will be anxiousness, anxiety, stress and all of that, and on the other end हम अपने subject को एकदम relax और comfortable feel कराते हैं. ठीक है, so ऐसा assume किया जाता है कि जब the relaxation level is at that level जहाँ पर आप बहुत mentally peaceful हो चुके हो, तो no amount of stressful or tension or anything that can destroy your peace, and you can handle all your anxiety provoking situations or anxiety provoking events or fear provoking events very swiftly and smoothly. So this is about your systematic desensitization with the help of a principle of reciprocal inhibition. Modeling होती है जहाँ पर आप जो है whatever you want others to learn, you actually demonstrate that. This is also called vicarious learning. This is also called social learning model. So ये सब कुछ है जो आपने 11th में भी पढ़ा है. अमन कह रहे हैं टोकन की जगह गलती से पनिशमेंट दिया जाए तो गलत होगा. गलत इसलिए होगा अमन क्योंकि वो फिर काम नहीं करेगी.
जो आप बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हो वो नेक्स्ट टाइम से काम नहीं करेगा। हो सकता है एक बार ही काम कर जाए, बट वो अगली बार से फिर काम नहीं करेगा। सो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली डू दैट, ठीक है? एंड डू नॉट पनिश योर पेशेंट इंस्टेड। अच्छा, मुझे लगता है गाइज़ मैंने बिहेवियरल थेरेपी तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कॉग्निटिव ले लूँ, ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल ले लूँ। सो ये 2 पोर्शंस मैं कल ले लूँगी, कल या परसों व्हेनेवर वी कैच अप। एंड इन द नेक्स्ट सेशन जो भी जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं लेकर के इस पूरे चैप्टर को इन 3 सेशंस आई एम गोना वाइंड इट अप। सर्टेनली मैं एक-एक पोर्शन को उठा करके बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ इतना टाइम हम सभी के पास नहीं है। मतलब मैं तो लेकर के नहीं कर सकती, अगर मैं करने बैठ जाऊँ तो ये क्लास कम से कम 2 घंटे खिंच जाएगी, जिसके लिए हम में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सो बट यही है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा देना सो दैट जब मैं लाइव आऊँ तो आप लोगों के पास अपडेट पहुँच जाए कि लाइव आने वाली है। क्योंकि मैं अपना लाइव जो है कोशिश करती हूँ कि दिन में शेड्यूल कर दूँ सो दैट आप सभी लोगों के पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए, क्योंकि दिस इज़ हाउ यूट्यूब एल्गोरिदम वर्क्स कि वो नोटिफ़िकेशंस पहुँचाने में काफ़ी टाइम लेते हैं। अ, नहीं जयपाल, मैं रोज़ तो लाइव नहीं आती हूँ, बट अभी तक तो नहीं आ रही थी, बट सिंस यू नो द एग्ज़ाम इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो अब मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लाइव आऊँ और आप लोगों को ऐसा कंटेंट दूँ जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकें। और लास्ट की तरफ सीयूईटी की तैयारी के लिए भी मैं लास्ट के 2-3 चैप्टर को लेकर के उसकी पढ़ाई करवा दूँगी, ताकि आप लोगों को वो भी पता चल जाए कि उसमें क्या करना है। ठीक है? सानिया, क्लास मोर और लेस रोज आने की कोशिश करेंगे, बट एज आई जस्ट सेड कि बेल आइकन दबा लेना सो दैट अगर कोई जब भी मैं अपडेट डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन से नोटिफिकेशन पहुंचेगी, चाहे मैं वीडियो अपलोड करूं चाहे मैं लाइव आऊं, तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। मैम, फोरेंसिक एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में से ज़्यादा बढ़िया क्या होगा? मैं अपनी मास्टर्स करनी है और बहुत कन्फ्यूजन होती है। सी, अगर मैं बात करूँ फोरेंसिक इट्स वन स्पेसिफिक एरिया, बट अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल इट्स अ ब्रॉडर एरिया। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ फोरेंसिक इज अ न्यूअर एरिया, लेस कॉलेजेस आर अवेलेबल, कम पढ़ाई के लिए कम सोर्सेज और कम जगहें हैं। बट क्लिनिकल की बात करें तो आप वो ज़्यादा जगह से कर सकते हो, मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है? सो ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, रादर मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि अगर यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, तो आप जो भी आप चीज़ें करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। सो आई रियली डोंट थिंक कि उसमें कुछ ऐसा आपको कैटेगराइजेशन करने का बनता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ, बट सिंस आई वाज सो पैशनेट आई स्टार्टेड टू डू इट ओवर यूट्यूब ऑल्सो, तो मुझे ऐसा लगता है आई एम डूइंग प्रीटी वेल, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कॉन्टेंट। तो आपको वही फिगर आउट करना है कि अगर आप किसी चीज़ में पैशनेट हैं, किसी चीज़ के लिए आप बहुत फोकस्ड हैं, तो आप इवेंचुअली यू फाइंड योर ओन वेज। ठीक है? प्लीज मैम एक सैम्पल पेपर करा देना। ऑफ कोर्स गगन, गनदीप, मैं कराऊंगी। ये कैसा नाम है? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझे लग रहा है। ऐसा कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, बस स्कोप किसमें ज़्यादा है बता दो। स्कोप की बात करें तो क्लिनिकल इज ब्रॉडर एरिया। ओके, क्लिनिकल के अंदर आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं, क्लिनिकल के अंदर इट्स अ ब्रॉडर एरिया बेसिकली। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी करके फिर आप फोरेंसिक में कुछ कोर्सेज करके आप उस एरिया में भी जा सकते हैं। सो फोरेंसिक इज अ न्यूअर एरिया। मुझे भी एमए करना है। क्या आप जामिया का सिलेबस दे सकते हैं? ऑफ कोर्स जामिया का सिलेबस मुझे देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है सानिया। यू कैन गो टू जामिया's वेबसाइट एंड यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फिगर आउट यार, आसान ही है। और जामिया से तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा अगर आप वहाँ से मास्टर्स करते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन विद फैंटास्टिक फैकल्टी एंड ग्रेट यू नो थिंग। कोई और सवाल है? हाँ, वही मैं सोचूं, गगनदीप कौर। तो यार नाम तो ठीक कर यार अपना, वही मैं कहूँ कि गगनदीप। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम अमन। मेके जा, पता नहीं क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा। चलो, एनीवेज, I'll see you all later and once again I'll remind you guys कि मेरा बेल आइकन दबा लेना so that आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं लाइव आऊँ। कोशिश यही रहेगी कि आने वाले 1-2 दिन में ही लाइव सेशन दोबारा कंडक्ट करूँ फॉर यू ऑल, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके।
चैप्टर खत्म हो सके। मैम मेरी एग्जाम कल से शुरू हो रही है, मेरे एग्जाम के बाद आपकी क्लास अटेंड करूंगा। और हाँ मैम, मैं भी क्लिनिकल की फील्ड में मास्टर्स में एडमिशन लेने वाला हूँ। सो इस साल में हमारा गुजरात में ज़्यादा स्कोप नहीं है। ओके ओके, वी कैन फर्दर डिस्कस ऑन दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो जयपाल। मैम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस वील डिस्कस इट लेटर डियर, विल डिस्कस इवेंचुअली वी विल, बट अभी का एजेंडा कुछ और चल रहा है तो अभी हम उस पर बात करते हैं यार। ठीक है, तो बात करेंगे क्या होता है। बट मोस्टली जो एंट्रेंस का सिलेबस होता है ना, दैट्स बेस्ड अपॉन योर ग्रेजुएशन का सिलेबस ओनली, बट वो ज़्यादा नहीं होता है। ईमेल आईडी में जो आप ईमेल आईडी है unlockpsychology3@gmail.com। इंस्टाग्राम आईडी है @unlockpsychology। ठीक है, so take care everyone, bye bye, and I'll see you all super duper soon, bye।